तो प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां 30 अक्टूबर यानी शनिवार को मतदान किया जाना है। कांग्रेस इन उपचुनावों को राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है, जबकि भाजपा उपचुनाव के नतीजों को शिवराज सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखेगी। लिहाजा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो स्थानीय मुद्दे और जातिगत समीकरण के साथ महंगाई और इन चुनावों में निर्णायक होंगे। हालांकि बिजली संकट और प्रदेश में उर्वरक वितरण में व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से शिवराज सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव सरकार के कामकाज को लेकर जनता के मूड का आईना जरूर होंगे। इस चुनावी दंगल में दिलचस्पी का विषय यही है कि राज्य के 2 मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस अपनी सीटें बचाने और दूसरे की सीट छीनने में कितने कामयाब हो पाते हैं। ये 2 नवंबर को साफ हो जाएगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां 30 अक्टूबर यानी कि शनिवार को मतदान किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आइए नजर डालते हैं इन सीटों पर। खंडवा लोकसभा सीट, ज्ञानेश्वर पाटिल वर्सेस राज नारायण सिंह। यहां से भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राज नारायण सिंह पुर्नी को मैदान में उतारा है। जोबट विधानसभा सीट, सुलोचना रावत वर्सेस महेश पटेल। जोबट सीट पर भाजपा ने सुलोचना रावत को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महेश पटेल को मैदान में उतारा है। रैगांव विधानसभा सीट, प्रतिमा बागरी वर्सेस कल्पना वर्मा। भाजपा ने प्रतिमा बागरी को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने कल्पना वर्मा पर भरोसा जताया है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, नितेंद्र सिंह वर्सेस शिशुपाल यादव। कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने शिशुपाल यादव को यहां से मैदान में उतारा है। तो फिलहाल दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस चुनाव में किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खंडवा संवाददाता अखिलेश ठाकुर हैं, पृथ्वीपुर से हमारे संवाददाता हेमंत वर्मा हैं, जोबट से हमारे संवाददाता मनीष वाणी हैं, रावगांव से हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हैं और साथ में हर अलग अलग 1 लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र की हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट के अनुसार टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हैं। सबसे पहले अखिलेश आपके पास चलते। देखिए, अब समय समाप्त हो गया है। कल सुबह से मतदान होना है, सुबह 7 बजे से, और प्रत्याशी अब निश्चित तौर पे अभी भी अपने अपने तरफ से दमखम लगा रहे होंगे। अब क्या लगता है आपको, आपकी जो खोजी रिपोर्ट है, जो अंदर तक गांव गलियों तक जाकर के आपने जानकारी स्वराज एक्सप्रेस को दी है, उसके अनुसार महंगाई का मुद्दा कितना है, स्थायित्व का मुद्दा कितना है? स्थायित्व का मुद्दा मतलब भाजपा की तरफ, माने सरकार 15 महीने में गिर गई, शिवराज सरकार फिर से आ गई, शिवराज जी ने फिर से यहां सरकार बना ली। ये दोनों मुद्दा किस पे भारी होते दिख रहे हैं, महंगाई का मुद्दा या स्थायित्व का मुद्दा? बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरह से अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए कि जिसे कांग्रेस ने पूरे यहाँ पे दिग्गज नेता, जो पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ पे पूरे मैदान में उतार चुके थे, और देखा जाए कि बीजेपी ने पूरे यहाँ पे दमखम से शिवराज सिंह चौहान और पूरे यहाँ पे जितने भी उनके जो दिग्गज नेता थे और मंत्री थे, वो यहाँ पे पूरे लगातार 20 दिनों से अपने यहाँ पे डेरा डाले हुए थे और लगातार प्रचार प्रसार में यहाँ पे थे लोकसभा में, उप लोकसभा में। मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरह से अगर देखा जाए कि खंडवा लोकसभा में सिर्फ पानी, सड़क, बिजली और उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पे महंगाई को लेकर भी आसमान पेट्रोल के दाम छू रहा है। इसी कारण यहाँ पे जनता कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज है। इसी कारण कांग्रेस की ओर कहीं आकर्षित दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से नंद कुमार सिंह चौहान जी को बेटे को टिकट नहीं मिला, उससे भी कुछ नाराज है। एक सहानुभूति लहर में होती, अगर उनके बेटे को टिकट मिलता तो उसका भी कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में? देखिए, अगर बात की जाए तो नंद कुमार सिंह चौहान जो यहाँ पे सांसद थे, उनके अगर हर्षवर्धन उनके सपुत्र का अगर टिकट दिया जाता तो कोई सहानुभूति उनके तरफ रहती। लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल एक नया चेहरा है। ज्ञानेश्वर पाटिल जो है बुरहानपुर से आते हैं। इसी कारण क्या जनता उनको कई मतलब जानने पहचानने से जानती नहीं है। इसी कारण हो सकता है कि बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल कई प्रचार प्रसार और कई जगह गए, मुद्दों को लेकर गए, लेकिन कई देखा जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल नया चेहरा दिखा जाता है यहाँ पे खंडवा लोकसभा में। इसी कारण आम जनता कहीं न कहीं उनको जानने पहचानने से इनकार भी कर रही है। दूसरी तरफ है
कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विधायक भी रहे हैं, कुछ जाति समीकरण क्या कहता है वहां? देखा जाए यहाँ पे ओबीसी कार्ड जो है यहाँ पे फिलहाल ज्ञानेश्वर पाटिल जो बीजेपी से हैं, और अगर देखा जाए कांग्रेस के प्रत्याशी जो राजनाथ सिंह ठाकुर यहाँ पे राजपूत ठाकुर के जो आते हैं, यहाँ पे हार और जीत ओबीसी कार्ड और राजपूत के बीच में ही गुजर वोट और राजपूत के बीच में ही होता है। महंगाई का मुद्दा कितना हावी होगा, परिणाम बदलने लायक होगा क्या? जी, अगर देखा जाए तो परिणाम ये दिखा जाएगा कि 17 सालों से प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, और कहीं न कहीं इनके सांसद विधायक महापौर भी यहाँ पे खंडवा में लोकसभा में और पूरे प्रदेश में सरकार इनकी 17 सालों से बीजेपी में रही है। लेकिन महंगाई को अगर देखा जाए तो आम किसान, मजदूर और जो आम युवा है बेरोजगारी से परेशान है, इसी कारण बीजेपी को कहीं न कहीं यहाँ पे दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश साहब को सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी, क्या लगता है, हम जिस तरह से हमारे संवाददाता ने खबर दी है, हालांकि खंडवा सीट पिछले लंबे समय जब से नंद कुमार चौहान चुनाव लड़ रहे हैं तब से लगातार बीजेपी ही जीती, कभी नहीं हारी। इन स्थितियों में अरुण यादव जी भी जीते थे तो खरगोन से जीते थे, तो क्या लगता है आपको, क्या परिणाम बताएंगे? नहीं सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि परंपरागत सीट तो नहीं कह सकते, लेकिन लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में रही है खंडवा की सीट। असल में हुआ क्या, इस पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस ने इस सीट को लेकर सक्रियता दिखाई, जैसे खासतौर पर भी अरुण यादव जी की बात करें, पिछले 6 महीने से लगातार लेकर वो सक्रिय थे इस सीट पर, और अचानक से वो विड्रॉ कर लेते हैं। और विड्रॉ भी क्यों कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप उनके पक्ष में उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये जो एक तरह का जो टकराट कांग्रेस के आपस के नेताओं में भी जो बन गई थी, उससे थोड़ा सा कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ा सा माइनस में चली गई है। जहां तक इन मुद्दों की आप बात करें, डेफिनेटली महंगाई का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें एक अहम मुद्दा है। इसके साथ साथ प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचारों, बलात्कारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही, ये अपने मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दे तब तक असरविहीन हो जाते हैं जब तक कि वो जनता के मन में न बिठाए जाए। ये कांग्रेस की कुशलता पर डिपेंड करता है कि वो इन मुद्दों को कैसे जनता के पास तक जाती है और कैसे उनके दिल और दिमाग में ये बिठाने में कामयाब हो पाती है। केवल इस आधार पर कांग्रेस वेटेज नहीं पाई जाएगी कि बहुत लंबे समय से ये सीट बीजेपी की सीट है। कांग्रेस को इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जमीनी हकीकत में जाना पड़ेगा। और जहां तक आप टकराहट, मनमुटाव, सेबोटेज की बात है, तो दोनों ही दल इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये महंगाई का मुद्दा तो है, आपको ध्यान होगा 1980 में इंदिरा जी की अचानक लहर आई थी, जबकि कांग्रेस टूटी हुई थी, कांग्रेस आई बनी थी, लहर आई थी। और लहर सिर्फ इस बात को आई थी, लेकर के आई थी कि ये 2.5 साल 3 साल सरकार चलाए और इनकी सरकार गिर गई। तो स्थायित्व का मुद्दा, अगर 1985 में शहादत का मुद्दा था, तो 80 में स्थायित्व का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। वो कितना यहाँ कारगर होगा, थोड़ा बहुत हमें जो 28 उपचुनाव हुए थे, 27, उसमें देखने को मिला स्थायित्व का मुद्दा। नहीं, कारगर होता है, बहुत लंबे समय से कारगर होता है। स्थायित्व एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है चुनाव में। और जनता ये भी देखती है, जनता जब वोट देती है तो वो कई मसलों पर विचार करती है। उसमें एक विचार ये भी होता है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वास्तव में हमारा वोट सफल होगा कि नहीं होगा। और वो उसमें जो स्थायित्व की जो चर्चा आप कर रहे हैं, वो एक उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात रहती है कि स्थायित्व मिले, क्योंकि जब स्थायित्व मिलेगा तो डेवलपमेंट के काम करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अच्छा, दूसरा माना जाता है कि उपचुनाव जो है वो सरकार के हुआ करते हैं ज्यादातर, जिसकी सरकार होती है। हालांकि जब अंतिम 1 साल में जिस तरह से चित्रकूट का चुनाव हुआ, मुंगेली का हुआ, कलारस का हुआ, मुगावली का, कलारस का हुआ, उसमें उपचुनाव में सरकार रहते हुए भी बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस जीती थी। तो चूंकि वो मुद्दा काम नहीं दिया वहां पे कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, और बाद में कांग्रेस की सरकार बन गई, यानी सीटें ज्यादा आई। तो ये उपचुनाव कितना असर डालेगा सरकार जिनकी है उनके लिए? देखिए, चुनाव कोई सा भी हो, सरकारों पर असर डालता ही है। और ये बात बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप सत्ता में हैं तो उपचुनाव आप जीत जाए। ताजा उदाहरण आप दमोह का ले लीजिए। दमोह में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, पूरी इतनी बड़ी तामझाम लगने के बावजूद। चुनाव में तो वही दल जीतता है जो पब्लिक से लगातार
कनेक्ट करता है। बिल्कुल केवल आप इस आधार पर चुनाव नहीं जीत जाएंगे कि हम बीजेपी योगेश जी, हमारे पृथ्वीपुर से संवाददाता हेमंत वर्मा भी जुड़ गए हैं, उनकी जानकारी। अभी 3 और विधानसभा क्षेत्र जाना है। हेमंत, अब पूरी तरह से प्रचार भी थम गया है, शोर शराबा तो थम ही गया था, अब डोर टू डोर प्रचार भी लगभग थम ही गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग है। कितना असर डाल रही है पृथ्वीपुर में सहानुभूति लहर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, और दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों के साथ सपा से लाए गए भाजपा के उम्मीदवार कितना प्रभाव दिखा पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत कुछ प्रभावित होता है। बिल्कुल, देखिए सर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो लगातार उनके द्वारा कैंपिंग की गई, कांग्रेस के द्वारा भी कैंपिंग की गई, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो प्रचार किया है, कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव, वो सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरे में बिजी रहे, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर वो काम करते रहे। सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके साथ रहा है। सहानुभूति जो लहर है वो उनके साथ रही है, वो देखने के लिए मिली है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव, तो जिस प्रकार से उनको जो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, इसके पहले एक तो बाहरी का मुद्दा उनके पास गर्माता रहा, दूसरी बात वो चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाए, अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, सिर्फ नेता मंत्री और सत्ता और संगठन के लोगों में व्यस्त रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डेमोलाइज की ओर है। और जो कई बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें नाराजगी देखने के लिए मिली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे थे। उसी को लेकर एक नेता है अवधेश प्रताप सिंह राठौर, उनको भी निष्कासित कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा में कलेरी एक बड़ी वजह रही है। और जो कांग्रेस के नेता है नितिन सिंह राठौर, दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं, उनके खिलाफ अच्छी सहानुभूति देखने के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं जो जिस प्रकार से उनका चुनावी प्रचार था, जो कैंपिंग थी, देखने में ये लग रहा था जिस प्रकार से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, उसी प्रकार से देखने के लिए मिल रहा था कि मानो बृजेंद्र सिंह खुद यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हो, चुनाव भी मैदान में हो। चलिए, उसके साथ महंगाई का मुद्दा कितना प्रभावी है? बिल्कुल सर, महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई, लेकिन यहाँ से मुख्य मुद्दा जो था यही विकास और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार से कोई दावे बातें नहीं की गई, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे की गई। वोटों को लेकर यहाँ पे नेता मतदाताओं के बीच में गए तो मतदाताओं में हेमंत, अगर वहाँ बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर अगर जनता नाराज है तो वो तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी यानी बृजेंद्र सिंह राठौर जी थे वहां से लंबे समय तक। 13 की बात छोड़ दें तो वो वही हमेशा 90-91 से लगातार 93 से लगातार विधायक रहे। बिल्कुल सर, सही बात यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक और अहम बात यह है कि जब जब वो बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पे विधायक रहे हैं तो उनकी सत्ता नहीं रही है। अगर सत्ता रही है तो वो निर्दलीय विधायक रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ये मुद्दे वो लगातार पटल पे रखते रहे हैं, लगातार विधानसभा में उनके द्वारा इन मांगों को रखी जा चुकी है। लेकिन उनका यही रोड़ा भी रहा है कि उनकी सरकार नहीं है। जिस प्रकार से वो विकास चाहते थे वो विकास नहीं कर पाए। 15 महीने की जो सरकार आई थी तो जो उनको विकास करनी चाहिए थे, काफी विकास यहाँ पे हुए हैं। तब से लेकर अब तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। काफी तमाम ऐसे उन्होंने जो काम किए थे जिससे विश्व पटल पर भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर इनका पहचान इन्होंने बनाई थी। ओरछा महोत्सव जैसे तमाम ऐसे आयोजन, विकास, सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया था। हर किसान को खेत के लिए पानी देने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी। 17 करोड़ की लागत से नल जल योजना के तहत उन्होंने विकास कार्य किए थे। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक बहुत अहम कारगर साबित हो रहे हैं। और भारतीय जनता की पार्टी की अगर बात की जाए तो समय कल हम आपसे कई बार करेंगे, मुलाकात करेंगे, किस तरह से वोटिंग हो रही, कहाँ वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, कहाँ मत पेटियों को लेकर, ईवी मशीन को लेकर के कहाँ शिकायतें आ रही, इस तरह की तमाम हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शाम को सुबह से मुस्तैद रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका। फिर योगेश जी आपसे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इसमें चाहते हैं कि वहां पे सहानुभूति वर्सेस सरकार की बात चल रही है। नहीं, ये शुरू से चल रहा है। ये कैंडिडेट डिक्लेयर जब से हुए तब से ही सहानुभूति की लहर पृथ्वीपुर में देखी जा रही है। और तब से ये भी माना जा रहा है कि पृथ्वीपुर में भाजपा लूज करने जा रही है। और डेफिनेटली सहानुभूति लहर तो होती है, लेकिन जातिगत समीकरणों की जहां तक आप बात करें, पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा कुशवाहा वोट है, फिर आहिरवार वोट है, फिर यादव वोट है, फिर ब्राह्मण वोट है। नितेंद्र सिंह की जाति का तो वोट बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अपने संवाददाता जो बता रहे थे कि बृजेंद्र सिंह, मैंने एक और जिक्र किया था कि पब्लिक
कनेक्ट किसका ज्यादा अच्छा रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ये जातिगत समीकरण भी कई बार फीके पड़ जाते हैं यदि आप अपने क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क में है तो। और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी के परिवार को इसी बात का लाभ मिलता है। और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो आप ये देखिए कि बीजेपी ने इस सीट को कितनी गंभीरता से लिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद वहां आधा दर्जन से ज्यादा बार फतेहपुर में सभाएं की है। तो किस स्तर पर वो इस चीज को लेना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार नहीं, इस बार चूके तो गए आप, फिर 30 साल के लिए भूल जाओ। मतलब उन्होंने पूरी ताकत, डेफिनेटली एक सहानुभूति की लहर का झुकाव नितेंद्र सिंह की तरफ है। और ब्रजेंद्र सिंह जी के पीछे जो उन्होंने काम किए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए, हमारे साथ मनीष पाणी जुड़ गए हैं जोबट से। अब क्या स्थिति है जोबट में, अब क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है मनीष जी? सर, कल 2,75,000 मतदाता अपने विधायक का चुनने जा रहे हैं और सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू हो जाएगा। बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सर्वे कराया था सर, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि हार का डर सता रहा था, कि जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुलोचना रावत को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा था और टिकट दिया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर बढ़ती महंगाई को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। वो मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं तक गेहूं चावल 1 रुपए किलो दिया है, तो कोरोना काल में राशन उन्होंने निःशुल्क दिया है, आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, लेकिन महंगाई का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इन पर ज्यादा हावी होते दिख रहा है सर। तो इस कारण यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है सर। 2,000 या 3,000 वोटों से इन दोनों के बीच में हार जीत हो सकती है सर। मनीष, ये भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रोजगार को लेकर के जो जोबट के मतदाता हैं बहुत सारे बाहर हैं और वोट करीब 25 से 30% मतदाता बाहर है जो अपने रोजगार में की तलाश में गुजरात अन्य अन्य जगहों पे हैं, वो वोट नहीं डालेंगे आके। सर, यहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा रहता है और उनका कहीं ना कहीं पलायन जो है वो हर बार, जो पिछली बार का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो सर 54-55% था। इस बार अगर मतदान का हम परसेंट अगर ज्यादा से ज्यादा भी देखा जाए तो सर 50% से ज्यादा मतदान हुआ सर, 50% से ज्यादा मतदान नहीं होगा। और पलायन के लिए सर प्रशासन की ओर से काफी प्रयास किए गए थे लोगों को की वोटिंग करके जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पेट की मार बड़ी दिखी इस मतदान के आगे। तो पेट की मार को देखते हुए उन्होंने कल तक भी सर, हमने यहाँ जोबट से देखा कि कई बसें भर के जो मतदाता थे वो पलायन कर गुजरात गए हैं मजदूरी करने के लिए सर। चलिए मनीष, बिल्कुल मुस्तैद रहिएगा, कल सुबह से आपसे मुलाकात होती रहेगी शाम तक। आप बड़े मुस्तैदी से काम करते हैं, कितना प्रतिशत वोट हुआ, कहाँ ईवीएम मशीन की शिकायतें आ रही, सब बातों को लेकर आप चौकन्ने रहिए और हम स्वराज एक्सप्रेस को खबर देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, सारी जानकारी देने के लिए। योगेश जी, वहां पे सुलोचना रावत, मतलब जिस तरह से दो माने बीजेपी एक पृथ्वीपुर में और जोबट में दो दूसरे दल से आयात करके प्रत्याशी बनाए अचानक, और अभी तक वो कांग्रेस से मंत्री भी रही, राज्य मंत्री भी रही, कांग्रेस की रही हैं, तो कांग्रेसी लोग हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ता, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, अचानक सुलोचना जी आ जाती हैं। बहुत सारे स्थानीय कार्यकर्ता सोच रहे होंगे, आप पुराने कार्यकर्ता के शायद हमको आजमाने का मौका मिल जाए, चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। सुलोचना जी पैरासूट से उतर जाती है और लड़ जाती है, इसका कितना असर पड़ेगा वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में? कार्यकर्ताओं पर असर तो पड़ता है, लेकिन आप देखो पिछले चुनाव में भी आप जाओ वहां के जोबट में तो सुलोचना रावत तो खड़ी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे वहां से खड़े हुए थे और नंबर 2 पे रहे थे। मतलब जोबट में बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था इस बार की, यदि आप बात करें। नंबर 2 पे नहीं थे वो, 31,000 वोट ले गए थे। नंबर 2 पे बीजेपी थी वो, 30,000 से ज्यादा उन्होंने वोट दिए। 31,000। लेकिन ये असर उन्होंने, ये बीजेपी ने इस चीज को भी एक जहन में रखा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए मुफीद हो सकती है। और चूंकि बीजेपी के पास कोई ढंग का कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था। पृथ्वीपुर में थे सपा नंबर 2, हाँ पृथ्वीपुर में नंबर 2, सपा नंबर 2 पे थी और बीजेपी नंबर 4 पे थी। बिल्कुल सही बात है। तो जोबट की जहां तक बात है तो बीजेपी के पास, बीजेपी को यह लगा कि कांग्रेस को तोड़ के एक नया उम्मीदवार दे सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी गेन करने की स्थिति में होगी। दूसरी बात है कि मुद्दा प्रत्याशी का तभी तक रहता है जब तक कि वो पार्टी से बाहर रहता है। बीजेपी में पार्टी में आने के बाद एक साथ, ये हमने कई बार देखा है कि पूरी की पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हो जाती। पिछले जो 28 उपचुनाव हुए थे उसमें भी सब बाहरी प्रत्याशी थे, अधिकांश बीजेपी के
आए थे 3 लोग थे, कांग्रेस से आए हुए लोग थे, लेकिन वो भी जीते। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इनको किसी न किसी तरीके से नैया पार करा ले जाएंगे। अब ये तो 2 नवंबर को पता पड़ पाएगा कि वो कितने इस प्रयोग में कितने सफल हो पाते हैं। निर्दलीय सुलोचना जी ले गई थी वोट, उनके बेटे ले गए थे। तो लेकिन आपको बता दें कि जोबट कांग्रेस के मूड वाली सीट रही है। अगर इतिहास देखें शुरू से अभी तक का, तो कांग्रेस ज्यादातर उस पे चुनाव में कांग्रेस भी। खैर, हमारे साथ है वरुण शर्मा, जुड़ गए हैं रैगांव से। रैगांव की क्या स्थिति है वरुण? अब तो कल सुबह से वोटिंग होनी है, प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है, मान मनुहार की बातें समाप्त हो चुकी हैं। बीजेपी ने सारे जो भी बागी प्रत्याशी मैदान में जाने के लिए उतावले थे उन सबको बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी इस तरह से कुछ लोग नाराज हैं क्या कल्पना से? और बीच में मैंने सुना प्रतिभा जी भाषण देने के दौरान अचानक रो पड़ती हैं। इमोशनल कार्ड खेलने की बात थी क्या ये? देखिए, जो रो पड़ने का एक सिस्टम था उसको तो सियासत की दृष्टि से देखा जा रहा है कि प्रतिभा जी वहां मंच पे सीएम की सभा में रो पड़ती हैं, लेकिन उसको सियासी दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं कि एक तरह से भावनात्मक तरीके से। हालांकि प्रतिमा बागड़ी का ये कहना था कि उनके खिलाफ कई बार वीडियो ऐसे वायरल हुए, उनका चश्मा निकालते हुए वीडियो वायरल हुआ। कुछ यहाँ के अखबारों ने भी कुछ ऐसा छापा जिसको लेकर वो थी, लेकिन मंच से जिस तरीके से वो बात सामने आई तो लोगों ने उसको, जो अन्य लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना था कि ये तो राजनीति के चश्मे से ये बात आ रही है क्योंकि सीएम की सभा के दौरान ऐसा हुआ। दूसरा बता दें कि अब जो है वहां रैगांव विधानसभा एक अलग मिजाज की सीट है। जब कांग्रेस का यहाँ दौर था तब भी वहां भाजपा के जुगल किशोर जीतते थे। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद या ऐसी कोई राष्ट्रीय स्तर की बातें कभी नहीं चली है। यहाँ पर लोकल समस्याएं, जैसे एक नगर निगम के वार्ड का चुनाव हो, लोकल समस्याएं हावी रहती है। लोकल समस्याओं को लेकर ही रैगांव जाना जाता रहा और पिछड़ा क्षेत्र भी है, काफी पिछड़ी विधानसभा है। तो यहाँ पर ऐसे कोई मुद्दे काम नहीं करने वाले। यहाँ पर तो जनता की पसंद का प्रत्याशी जो उनके बीच सरल सुलभ रहेगा उसी के वरुण, आप अंदर तक की नब्ज टटोलते रहे हैं मतदाताओं की, चाहे अन्य खबरों की बात हो या चुनाव की बात हो, आपने क्या नब्ज टटोली है? देखिए, 2 चीजें हैं सीधी सीधी। एक सरकार भाजपा की और स्थायित्व। 15 महीने में सरकार गिर गई तो कहीं ना कहीं जनता इस बात से भी नाराज होती है कि हमने आपको 5 साल के लिए भेजा था, आप गिरा क्यों ली सरकार आपने? तो स्थायित्व का मुद्दा। दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा। 2 ही, मुझे लगता है 2 ही मुद्दे हैं बहुत बड़े। और महंगाई खासकर जो अंदर तक डीजल महंगा, पेट्रोल की बात छोड़ दे, डीजल महंगा, रसोई गैस महंगी, जो घर के अंदर महिलाओं को परेशान कर रही है और किसानों को परेशान कर रही है। इन दोनों मुद्दों पे कौन सा मुद्दा हावी दिख रहा है आपका? और दूसरी तरफ बागड़ी परिवार से चुनाव नहीं लड़ रही है प्रतिभा बागड़ी, बागड़ी परिवार के लोग दरकिनार हैं, तो उनके अपने खुद के मतदाता होंगे, वो कितना असर डालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर महंगाई का मुद्दा ही है, क्योंकि रैगांव विधानसभा पिछड़ी विधानसभा थी और यहाँ किसान ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो उस डीजल पेट्रोल के साथ रसोई गैस और उसके बावजूद जो सरसों का तेल, ये महंगाई ही वहां सबसे प्रमुख मुद्दा है। वहां के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि टीकाकरण निःशुल्क हुआ या अन्य कोई सुविधाएं मिली, घर बने। उनका ये कहना कि अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है घरेलू सिलेंडर भराने के, वाहन में चलने के लिए, और किसानी क्षेत्र है तो डीजल महंगा है, तो किसानों की जो लागत है वो भी बढ़ रही है, खेतों में सिंचाई में बढ़ रही है, लाइट बिजली का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो स्थानीय मुद्दे वहां हावी है। दूसरी ओर जो बागड़ी परिवार है, बागड़ी परिवार साइलेंट जोन में है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से बागड़ी परिवार ने खुलकर प्रतिमा बागड़ी का प्रचार नहीं किया है और माने प्राय वो क्षेत्र में देखे ही नहीं गए, तो ये तो लगता है कहीं न कहीं कि उनके मन की जो कसक है, भले ही समझाने से मान गए हैं, लेकिन जो जुगल किशोर बागड़ी के समर्थक थे, तो मुझे नहीं लगता, जो मैंने वहां पर पाया, जो सूत्रों की मानी, जुगल किशोर बागड़ी के समर्थक कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हो गया है। भाजपा को तो वोट नहीं देने वाले, लेकिन उनका कहना था कि जुगल कक्का को हमने वोट दिया था, जुगल कक्का हमारे साथ कितने वर्षों तक रहे, तो हम अब चूंकि वो है नहीं, उनके परिवार से किसी को दिया नहीं बेटे बहू को, तो हम स्वतंत्र हैं। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि ये वोट जो है निश्चित रूप से भाजपा को तो नहीं मिलने वाला, ये कांग्रेस की ओर जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। कल सुबह से अब निश्चित तौर से आपसे कई बार मुलाकात होगी।
सुबह से वोटिंग है, कहाँ कितनी किस तरह से व्यवस्था चल रही, कितने प्रतिशत वोटिंग हो रही है, उस दौरान भी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। जब वोटिंग हो जाने के बाद, जैसा कि हम लोग स्वराज एक्सप्रेस अनुमान अपना देता रहा कि किसके विजय होगी, किसकी हार होगी, वो भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। योगेश जी, बहुत संक्षिप्त में आप मैंने सारी बातें पूछ ली हैं, आपकी क्या टिप्पणी है नए गांव में? देखिए त्रिपाठी जी, सच बात तो है कि बागरी परिवार की जिस तरह का जिक्र हो रहा था, ये डेफिनेटली कि अभी वो नेपथ्य में एक तरह से वो खुल के सामने नहीं आया। अब ये डैमेज कितना करेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से भाजपा की सक्रियता दिखाई, जिस तरीके से लोगों को मनाया और बागरी परिवार को भी एकजुट करने के प्रयास किए, इसका भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये बात सही है कि जुगल दद्दा की अपनी वहाँ एक इमेज थी, यहाँ के मिनिस्टर रहे वो अपने समय के, पर लेकिन केवल एक बात को लेकर मुझे नहीं लगता कि जनता एकदम ये कहेगी कि हम बिल्कुल बागरी परिवार के हो तो हम बिल्कुल बीजेपी का विरोधी कर दें। और पूरे चुनाव में आप एक बार देखना, मेरा जो असेसमेंट है, पूरे चुनाव को मुख्यमंत्री जी की यदि बात करें तो 3-0 की अभी तक बात हुई, मुख्यमंत्री इसको 4-0 करने के मूड में, और इसलिए उन्होंने जो सबसे कठिन सीट जो थी पृथ्वीपुर की, उसमें अपनी सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई। लेकिन ये सब अभी अनुमान है, अब ये देखने वाली बात होगी कि वो इसको 4-0 में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए योगेश जी, आपकी पूरी एक लोकसभा और तीनों विधानसभा क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जो टिप्पणी की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन इसे सत्ताधारी दल के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में जरूर देखा जा रहा है। शनिवार को मतदान के बाद 2 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वह इस बात पर मुहर लगाएंगे कि जनता सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं। इतना ही नहीं, उपचुनाव के परिणाम यह भी साफ करेंगे कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस कितनी मजबूत है। इससे पहले प्रदेश में पिछली बार जब एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो इसमें कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। दर्जन भर सीटों पर भी हाथ को जनता का साथ नहीं मिला। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर कहीं ये उपचुनाव कांग्रेस के नाम नहीं रहा तो पहले की तरह ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर तो नहीं चली जाएगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में कहीं। नमस्कार।